युवा कांग्रेस के मीडिया के प्रभारी भाई सोनू जी सहित आप सभी का मैं यंग इंडिया के बोल सीज़न 5 की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करना चाहता हूँ। आज हम उस दौर में हैं जहाँ पे हर रोज़ नए जुमले दिए जाते हैं और एक जुमला ख़त्म नहीं होता है, दूसरा जुमला फिर से शुरू हो जाता है। हमें 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देने का वादा किया गया, फिर उसके बाद मेक इन इंडिया का वादा किया गया, उसके बाद हमसे अच्छे दिन आने वाले हैं, ये भी तमाम प्रकार के वादे हुए। लेकिन इतने वर्षों के बाद हम पीछे मुड़ के देखें तो शायद हालत वध से बदतर होती गई। जो लोग 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देने की बात करते थे, वो आज रोजगार के बारे में बात करने से बचते हैं। आज युवाओं को उन्होंने उनके हाल पर छोड़ रखा है और जिसका नतीजा यह हुआ है कि बेरोजगारी बीजेपी के इस कुशासन में 45 सालों के सबसे ज़्यादा स्तर पर पहुंच चुकी है। आज ये बीजेपी सरकार की अगर हम बात करें तो ये बीजेपी की सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए काम नहीं कर रही है, जबकि अपने कुछ चुनिंदा मित्रों के लिए काम कर रही है। ऐसे समय में युवा कांग्रेस बेरोजगार युवाओं के साथ खड़ी है और उनकी बात को कैसे मजबूती से उठाया जाए, इसके लिए यंग इंडिया के बोल सीजन 5 का प्रोग्राम लेके आई है। इस प्रोग्राम की जो थीम है वो थीम है नौकरी दो नशा नहीं, और इस स्लोगन के साथ युवा कांग्रेस पूरे देश में जाएगी और युवाओं को जागरूक करेगी। अब अगर हम बात बिहार की करें तो बिहार के संदर्भ में ये जो थीम है वो पूरी तरह से फिट बैठती है, क्योंकि यहाँ ना तो नौकरी दी जा रही है बल्कि नशे के लिए भी कोई नियंत्रण नहीं है। मैं आपको उदाहरण देके इसको समझाता हूं। अगर नौकरी की बात करें तो हम सबको पता है कि बीपीएससी के नाम पर किस तरह से नौकरी देने के बजाय छात्रों पर लाठियां बरसाई जाती हैं। अरे कम से कम हमसे ही सीख लेते। 17 महीने की गठबंधन की सरकार ने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया था, लेकिन कहते हैं ना, जैसी संगति वैसी रंगति। नीतीश जी गठबंधन छोड़ने के बाद शायद काम करने का तरीका भूल गए, और जहां पे अगर नशे की बात करें तो हमें पता है कि बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन आए दिन ये खबर सुनने को मिल जाती है कि जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की मौत हुई। अरे भाई, शासन कर क्या रहा है? अगर ये लोगों की मौत हो रही है जहरीली शराब की वजह से, तो जहरीली शराब आ कहां से रही है? और इसके नियंत्रण के लिए सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार के लोग खुद इस धंधे में लिप्त हैं और सरकार उन्हें बचाने के लिए लगी है? अब हम इस प्रोग्राम की बात करें, यंग इंडिया के बोल, ये प्रोग्राम जननायक नेता प्रतिपक्ष
माननीय श्री राहुल गांधी जी का अति महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसका उद्देश्य अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को राजनीतिक मंच उपलब्ध कराना है। इस प्रोग्राम में कोई भी व्यक्ति स्पीच के माध्यम से, डिबेट के माध्यम से और रील मेकिंग के माध्यम से जुड़ सकता है। और यह प्रोग्राम पूरे देश में 8 दिसंबर को लागू हुआ था और आज लगभग 2 महीने के बाद पूरे बिहार में भी हर जिले में लगभग ये प्रोग्राम पहुंचा है। और उसके बाद कल इस प्रोग्राम का प्रदेश स्तरीय फाइनल प्रतियोगिता होनी है, जिसमें आकर्षक कैश प्राइज भी रखा गया है। जो विजेता होगा उसको 10,000 रुपये का कैश प्राइज दिया जाएगा। जो उप विजेता होगा उसको 7,500 रुपये का कैश प्राइज दिया जाएगा। भी महिलाएं आई होंगी, उनमें जो सर्वश्रेष्ठ होगी उसको भी हम 7,500 का कैश प्राइज देने जा रहे हैं। इस प्रतियोगिता के आधार पर जिसमें जितना टैलेंट होगा उसके आधार पर हम युवाओं को संगठन से भी जोड़ने का काम करेंगे। उन्हें उनकी टैलेंट के बेसिस पे जिले में, प्रदेश में और देश में युवा कांग्रेस का प्रवक्ता बनाया जाएगा। यहां पे आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें मैं सबसे बड़ी बात बस ये बोलना चाह रहा हूं कि अभी तक जो प्रोग्राम चला है वो ऑनलाइन रूप से रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे चला है। कोई भी युवा अगर सपोज जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया और उसका रजिस्ट्रेशन रह गया है, तो कल हम ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की भी व्यवस्था रखेंगे ताकि कोई भी युवा इस प्रोग्राम से वंचित ना रह जाए। आप सभी से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो युवा कांग्रेस की लड़ाई है इस देश के युवाओं के लिए, आप भी सम्मिलित हों और इस देश की तरक्की में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम जब बात करते हैं तो कोल्ड स्टोरेज की भी बातें आती हैं। हम गुजरात में देखते हैं तो वहाँ 1,000 कोल्ड स्टोरेज हैं। हम उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो सरकारी आंकड़े हैं, वहाँ 2,500 कोल्ड स्टोरेज हैं। और बिहार में आते हैं तो मात्र 313 कोल्ड स्टोरेज हैं। हम उसके आगे भी जाते हैं, बिहार में कई योजना लौट जाती हैं भारत सरकार का सिर्फ इसलिए कि राज्य सरकार का अंशदान बढ़ा दिया गया है। पिछली बार सरकार के आंकड़े आए हैं कि लगभग 20,000 करोड़ अंशदान राज्य सरकार को देना था और इस बार आ गया कि 30,000 करोड़ रुपया अंशदान देना है, जिसके वजह से कई केंद्रीय परियोजना लौट जाता है और पूरा नहीं होता है, अधूरा रह जाता है। दूसरी ओर सरकार की 4 योजना बहुत घोषित है, जिसमें एक बोले हैं दरभंगा एम्स, पटना मेट्रो। 2019 में 4 राज्यों में अलग अलग मेट्रो की शुरुआत की गई, लेकिन उसमें 3 राज्य चल रहा है, बिहार उसमें बाकी है। हम कोसी पुल परियोजना जो 2015 में ही प्रधानमंत्री घोषणा किए थे, जिसमें आप भीमनगर मधेपुरा के भिलाई को जोड़ने वाला सीधे पटना से आसान हो जाएगा, उसकी हालात क्या है। और सबसे बड़ी बात, जिस प्रकार से हम लोग जमुना एक्सप्रेस वे की बात करते थे, उस प्रकार से प्रधानमंत्री जी घोषणा किए थे कि बिहार में गंगा एक्सप्रेस वे बनेगा। ये घोषणा किए थे आज से 5 साल पहले। आज तक सर्वे हुआ है, लेकिन भूमि अधिग्रहण 1 एकड़ तक नहीं किया गया है। तो घोषणा प्रधानमंत्री करते हैं,
लेकिन थोड़ा क्रियान्वयन तो करे, धरातल पर उतारे। धरातल पर कैसे उतरेगा जब मात्र कि आप पिछले साल के बजट के अलावा आप 100 करोड़ रुपया मात्र बजट बढ़ाते हैं। 100 करोड़ रुपया में तो आप देखते हैं बड़े लोगों का घर बनता है। राजेश जी, बड़ा सवाल है। पशुपति पालन जब पूर्व प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर थे और उन्होंने ये घोषणा की थी मुजफ्फरपुर और वैशाली में फूड प्रोसेसिंग यूनिवर्सिटी की, लेकिन अब शायद उसकी चर्चा कौन हुई, कैसे देखते हैं? देखिए, एक अच्छी बात भी है कि बिहार के ही मंत्री होते हैं। अब भी पशुपति पारस जी थे, आज चिराग पासवान जी हैं, उनसे पहले आदरणीय रामविलास जी भी थे। उस समय से भी उन लोगों का सोच और सपना है, लेकिन दोनों तो मोदी जी की सरकार में थे, तीनों तो मोदी की सरकार में थे, क्रियान्वयन क्यों नहीं हुए? तो ये लोग आते हैं, सपना दिखाते हैं, स्थापित इसलिए नहीं कर पाते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि बिहार के लोग जहाँ ज्ञान का भंडार था वहाँ मजदूर के भंडार बना के रखे, ताकि यहाँ के लोग मजदूरी करने गुजरात और महाराष्ट्र जाएं। अगर प्रधानमंत्री चाहते तो उसी अडानी और अंबानी जी का इन्वेस्टमेंट गुजरात में और महाराष्ट्र में कराते हैं, तो बिहार में क्यों नहीं कराते हैं? क्योंकि उन्होंने बिहार को लेबर का फैक्ट्री समझा है। तब जब सबको पता है कि बिहार यहाँ ज्ञान की फैक्ट्री थी, तो प्रधानमंत्री की नीतियों के कारण बिहार से पलायन बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो ये सब भारत सरकार के नीतियों के कारण हो रहा है कि बिहार पिछड़ा था, पिछड़ा रहे, यह प्रधानमंत्री जी की सोच है।